मैं देव प्रकाश इन्वेंशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमारी जो क्लास होती थी ऑफलाइन होती थी और ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने अपघटन अभिक्रिया का मात्र एक टॉपिक छूटा था। अपघटन अभिक्रिया का जो कि था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन करने का मतलब होता है कि जब हम जल से इलेक्ट्रिक को जो पास कराएंगे, जब करंट को पास कराएंगे तो क्या जल अपघटित होता है। जल अपने जो दो अणु होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो कैसे टूटता है इसी को हम लोग को देखना है जल के वैद्युत अपघटन में। ठीक है, चलिए। तो जल का वैद्युत अपघटन कराने के लिए देखा जाए तो ये आपका एक क्रियाकलाप भी है आपके किताब में, एनसीईआरटी बुक में। जल का वैद्युत अपघटन के लिए सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता है, तो एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग। दो कार्बन की छड़ होती है, इस कार्बन की छड़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, ये कार्बन की छड़ है और इस कार्बन की छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, वाटर को ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, जल से इसको बीकर को पूरी तरह से भर लेते हैं। ठीक है, इसको भर लिए पूरी तरीके से। इलेक्ट्रोड छोटा लिया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड ऐसा रहता है ताकि वो जल में आपका डूबा रहे। इलेक्ट्रोड ऐसा रखना होता है दोनों कि वो आपका जल में डूबा रहे। ठीक है, चलिए हम इसको क्या कहते हैं, जल में पूरी तरह से डुबा दिया। और एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, जो H2O होता है, इस H2O में हम लोग को एक चीज़ और लेना पड़ता है जो कि क्या होता है, आपका एसिड होता है। बिना एसिड का ये रिएक्शन अगर आप कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस अगर कराते हैं तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी जो अम्ल की मात्रा होती है, एसिड की मात्रा होती है, हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या डाल लेते हैं, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल लेते हैं। तो जैसे H2SO4 डालेंगे इसमें, H2SO4 थोड़ा इसमें डाल लीजिए, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। ठीक है, तो अब ये जो जल है, इस जल को आप कह सकते हैं, ये जल कैसा है, तो ये जल आपका अम्लीय H2O होगा। ठीक है, एसिडिक H2O आपका यहाँ पर अभी रहेगा। ठीक है, ये जो सेटअप है, इस पूरे सेटअप को क्या करते हैं, हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं, चलिए इसको क्या करते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं और बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं और इसको भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्लस होता है, ये आपको माइनस होता है। इसलिए बैटरी का एक प्लस टर्मिनल होता है, एक आपका क्या है, माइनस टर्मिनल है। ठीक है, ये क्या है, बैटरी। अब इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एनोड बोला जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो होगा इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। और जो आपका टर्मिनल निगेटिव से जुड़ा होता है, माइनस से जुड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड एक एनोड हो गया, एक आपका कैथोड हो गया। और जैसे ही हम लोग इसमें करंट पास कराते हैं, जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्शन है, करंट को एक सर्किट स्विच बना लिया जाए। जैसे इस स्विच को हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही क्या होता है, जो करंट होता है इस दोनों इलेक्ट्रोड से क्या होता है, पास करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब देखिएगा, जैसे इस अम्लीय जल से आपका करंट पास करता है, ये जो जल होता है H2O होता है, H2O क्या होता है, ये अपने मौलिक कणों में टूटता है।
H2O क्या होता है, ये अपना मॉलिक्यूल में टूट जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, अलग अलग विभक्त हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कैसे होता है, यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए ध्यान से, अब H2O है, H2O है, H2O और इससे क्या पास कर रहा है आपका करंट, विद्युत धारा। जैसे ही विद्युत धारा पास करती है इसके थ्रू क्या होता है, ये टूट जाता है H2 में और साथ में O2 में, H2 और O2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दो गैसें यहाँ पर बनती है, एक आपका हाइड्रोजन गैस बनता है, एक आपका क्या बनता है ऑक्सीजन गैस। कोई दिक्कत, थोड़ा सा इक्वेशन देखेंगे। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु है, परमाणु है सॉरी, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन का दो परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर दो परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, एक ही परमाणु है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है, अब ये हमारा रिएक्शन यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल 2 मोल लेते हैं। 2 मोल जो वाटर होता है, आपका विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है 2 मोल, और ऑक्सीजन गैस का 1 मोल आपको प्राप्त होता है। अब देखिएगा, एक यहाँ से क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है कि जो ये हाइड्रोजन गैस होती है वह एनोड पर मुक्त होती है कि कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस है वह कैथोड पर मुक्त होती है कि एनोड पर मुक्त होती है। ये 2 क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप बहुत ही ध्यान से रखेंगे। ठीक है, अब चल देखिए, जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, तो जो ये आयंस बनता है या हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है क्या, वो H+ आयन बनाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी तक हम लोग नहीं पढ़े। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम पढ़ लेंगे तब जाकर ये पता चल पाएगा क्लियरली कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आधार पर ही यहाँ पर अभिक्रिया होती है। जब मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाऊंगा यानी ऑक्सीकरण अवकरण, तब इस पर चर्चा एक बार और हम करेंगे और फिर वहाँ पर ये ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बस सिंपल देख लेते हैं। तो सिंपल में ही होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है आपकी, ये क्या होती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो होती है ये रिएक्शन के बाद आपका जो कैथोड होता है, ये कैथोड पर मुक्त होती है, कैथोड पर मुक्त होती है, कैथोड पर मुक्त होती है। और जो ऑक्सीजन गैस होती है ये कहाँ मुक्त होती है, तो ये मुक्त होती है एनोड पर। ये कहाँ मुक्त होती है, तो ये मुक्त होती है एनोड पर, एनोड पर मुक्त होती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जब जल का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, जैसे तो बटर होता है, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ मुक्त होती है, एनोड पर। ठीक है, यानी कि एक चीज़ देखिएगा, जब प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को हम लोग क्लास में करेंगे, और इसका देखते हैं कि वीडियो पिछले क्लास में पिछले साल बनाया गया था, होगा तो आपको वीडियो भी दिया जाएगा साथ में। लेकिन देखिए, जैसे ये रिएक्शन आपका शुरू होता है, तुरंत देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्या होता है आपका, इस इलेक्ट्रोड पर पूरे मतलब इस पर छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इस रिएक्शन जब हम कराते हैं, इस पर क्या होता है, आपको रिएक्शन पर, इस पर इलेक्ट्रोड पर दाने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस इलेक्ट्रोड पर भी आपको दाने दिखाई देंगे, लेकिन एक अंतर होता है, उसमें भी क्या होता है कि देखिए, जो हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है ये क्या है, आपका ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा अधिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है, यहाँ पर 2 मोल है हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का क्या 1 ही मोल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा क्या होती है, ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए कैथोड पर जो ये दाने बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एनोड की अपेक्षा क्या होता है, कैथोड पर जो ये दाने दिखाई देते हैं, बुलबुले जो दिखाई देते हैं आपको, वो क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। अधिक मात्रा में होने का रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अधिक मात्रा में मुक्त होती है, और एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कम मात्रा में मुक्त होती है। तो गैस, अगर पानी में गैस अगर मुक्त होगा तो वहाँ पर आपको बुलबुले स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। क्लियर।
ठीक है, ये आपका यहाँ तक इतना क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आएगी लिखने की, तो लिख भी लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिख लेंगे हम लोग, जब विद्युत धारा को अम्लीकृत जल से प्रवाहित किया जाता है, तो जल हाइड्रोजन गैस यानी H2 और ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 में अपघटित हो जाता है, एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे अभी हम लोग, क्या है हो जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है? कैथोड पर, इसको भी लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर तथा ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ये आपका कंप्लीट है। इतना परिभाषा लिखने के बाद, फिगर आप बनाने के बाद, और क्या कर सकते हैं, साथ में इस रिएक्शन को लिख दीजिएगा, आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछना भी होगा, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है किताब में, नोट करके लिख लेंगे कि हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस से अधिक होती है। ठीक है, रीजन अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछता है रीजन क्या है, तो आप क्लियर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के 2 मोल है और यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल 1 ही मोल होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन का 2 मोल है, यानी कि वो मात्रा में भी अधिक होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, मात्रा में भी क्या होगा, आपका कम होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हम पढ़ें उसका क्या उपयोग है। ठीक, तो देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो इसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जब हम धातु चैप्टर में धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे कि धातुओं को उनके ऑक्साइडों से या उनके जो अयस्क होते हैं अयस्क से कैसे उनका सांद्रण किया जाता है, कैसे उनको निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, तब तो जाकर हम वहाँ पर इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे। और जो भी वैसे धातु होते हैं जो प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में या क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं, उनका निष्कर्षण हम लोग सामान्यतः वैद्युत अपघटन विधि से ही करते हैं। याद रखिएगा, वैसे धातु जो कि प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में या फिर क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं, उनका निष्कर्षण हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा ही करते हैं। ठीक, तो यही हम पढ़ लेते हैं कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का क्या उपयोग होता है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट उपयोग है वो आपका क्या है, धातुओं के ऑक्साइड। क्या लिखा गया है यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिएगा,
जो भी धातु होते हैं धातुओं के ऑक्साइड ठीक। ऑक्साइड कहने का मतलब जैसे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है तो Al2O3 या क्लोराइड, ऑक्साइड या क्लोराइड दोनों में से धातु का निष्कर्षण करने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं कि जब गलित सोडियम क्लोराइड यानी कि गलित सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब हो गया कि हमको क्या लेना है, NaCl लेना है। और NaCl कैसे लेना है, NaCl क्या होगा, लिक्विड रूप में होगा। क्या होगा, ये लिक्विड होगा, L लिख लेंगे लिक्विड। और जब गलित सोडियम क्लोराइड से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी कि यहाँ से करंट को हमको पास कराना है, विद्युत धारा यहाँ पर पास कराना है। तो क्या होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, अपघटन अभिक्रिया होगी। अपघटन अभिक्रिया होगी तो इस अपघटन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है आपका Na और Cl2 में क्या होता है आपका टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ Na जो क्या होता है वो सॉलिड होता है और जो Cl2 क्या होता है ये आपका गैस होता है और ये आपका ऐसे ऊपर का एरो का चिन्ह देते हैं। यानी कि जब भी हम गलित सोडियम क्लोराइड में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या अपघटित होकर सोडियम धातु देता है और क्लोरीन गैस आपको देता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, सोडियम धातु और ये क्या है आपका यहाँ पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए फिर आपका सोडियम को यहाँ पे 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। ये क्या था आपका सोडियम क्लोराइड था, कोई दिक्कत हो गया। हाँ, अब आते हैं हम लोग इस बार चर्चा करते हैं कि आखिर में क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखिए इस फिगर में जो चीज़ हम यहाँ पर ऐसे लिए थे अब इसको हटाना पड़ेगा और इसमें क्या लेंगे हम लोग, NaCl लेंगे। अब इस बार NaCl द्रवित NaCl लेंगे और सेम सेटअप रखेंगे। ठीक है ना, सेटअप में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, ये सेम सेटअप रहेगा। बस आपको जहाँ पर जल लिए थे हम लोग वहाँ पर क्या ले लेंगे इस बार, और द्रवित सोडियम क्लोराइड ले लेंगे। और जैसे ही द्रवित सोडियम क्लोराइड से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जानते हैं क्या होता है, ये जो NaCl होता है आप पे टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। कैसे, तो Na और Cl है तो NaCl अगर आपका आयंस में टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na+ में और क्या टूटेगा, Cl- में। ठीक, Na+ और Cl-। अब देखो जैसे यहाँ पर Na+ और Cl- के आयंस आ जाते हैं यहाँ पर, तो Na+ का एक पॉजिटिव आयन है और जो यहाँ पर कैथोड है ये क्या आपका निगेटिव है। तो हम पहले भी पढ़े जो चार्ज होते हैं तो चार्ज अपोजिट जो चार्ज होता है साइन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और अगर सेम चार्ज है यानी कि निगेटिव है तो वो क्या करता है, दूसरे को रिपेल करता है, उसको एक दूसरे दूर ढकेलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, Na+ क्या होगा देखिएगा, ये क्या होगा, सारा का सारा कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो Cl- होगा यानी जो क्लोरीन गैस होगी ये क्या होगी, अपना एनोड की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ देता है कि जो यहाँ पर सोडियम धातु है तो सोडियम धातु विमुक्त कहाँ पर होती है, यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड का निष्कर्षण करेंगे तो सोडियम धातु हमको मिलेगी कैसे। तो सोडियम धातु क्या होती है, वह किसके तरफ अट्रैक्ट होती है, चूँकि ये प्लस आयन होता है निगेटिव तरफ, यानी कि ये किधर जाएगा आपका, ये कैथोड पर कहाँ जाएगा, कैथोड पर। और जो क्लोरीन गैस होती है वो कहाँ मुक्त होती है, आपका ये एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, तो इस जो कैथोड होता है, कैथोड पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड हम लिए इस कैथोड पर चारों तरफ देखिएगा तो जो सोडियम धातु होती है, सोडियम धातु की परत क्या होती है, इस पर जम जाती है। और जब ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल करके उसको खरोच कर किसी भी चाकू से उसको क्या करते हैं, सारे सोडियम धातु को हम लोग अलग कर लेते हैं। सोडियम धातु वैसे भी एकदम मुलायम होती है, उसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम धातु एक ऐसी धातु है जो कि इतनी मुलायम होती है कि उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। इसको फिर क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कहीं पूछेगा तो किसी भी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से जब उसका निष्कर्षण करेंगे तो जो धातु होता है, धातु, वो धातु क्या होता है हमेशा याद रखिए कैथोड पर मुक्त होता है, और जो गैस होती है वो गैस कहाँ मुक्त होती है, आपका एनोड पर मुक्त होती है। क्यों होती है ये भी आपको मालूम है, क्योंकि जब भी हम करंट को पास करते हैं तो जो भी क्लोराइड लिए हैं ये क्लोराइड क्या होता है आयंस में टूटता है, एक आपका धनात्मक एक आपका ऋणात्मक आयन, और धनात्मक आयन क्या होता है कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो ऋणात्मक आयन होता है वो क्या होता है आपका एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक ना। इसी वजह से जो Na+ है यानी सोडियम धातु जो है कैथोड पर, और जो क्लोरीन गैस हो क्या होगी एनोड पर मुक्त हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ भी दे कि कैसे निष्कर्षण किया जाता है सोडियम धातु का, तो आप एकदम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी को बनाकर ऐसे फिगर लिख सकते हैं, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 के बोर्ड में आपका एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण पूछा गया था, ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण देख लेते हैं कैसे होता है। कुछ नहीं करना है, जहाँ पर हम गलित सोडियम क्लोराइड लिए हैं यहीं पे क्या करेंगे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लिया जाएगा, और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपघटित होकर क्या देगा आपको, यहाँ पर अब एल्युमिनियम धातु देगा, एल्युमिनियम धातु, और अब यहाँ पर ऑक्साइड है तो क्लोरीन गैस नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा गैस होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को हमको बदलना पड़ेगा, इस रिएक्शन को पूरा को बदल देते हैं, देखिए क्या रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, चलिए रिएक्शन क्या है उसको देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपका होता है Al2O3, और इससे क्या करेंगे हम लोग विद्युत धारा को पास करेंगे, विद्युत धारा, तो क्या होगा अपघटन होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जब आखिर में एल्युमिनियम, ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड हम लिए हैं वो कैसा है, वो द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड है, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब ये द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो कहीं ना कहीं हमको इसका जो फिजिकल स्टेट है यहाँ पर एल भी लिखना पड़ेगा, लिक्विड। अब एल्युमिनियम धातु बनेगा यानी Al बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा आपका O2 गैस, एल्युमिनियम धातु भी बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस, ठीक। ये जो ऑक्सीजन गैस बनेगी और एल्युमिनियम धातु चूंकि है सॉलिड के रूप में आएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, एल्युमिनियम का 2 है परमाणु, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो एक काम करते हैं कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग कितना से 2 से, ठीक है। तो एल्युमिनियम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि अभी आपकी इक्वेशन क्या पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। एल्युमिनियम 2 दूनी 4, ठीक, इधर भी एल्युमिनियम कितना है 4 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, इधर भी ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यानी कि बैलेंस है, ठीक। अब बताइए तो जैसे ही आपका यहाँ पर देखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं विद्युत अपघटन कराते हैं तो एल्युमिनियम, अब ये जो एल्युमिनियम धातु यहाँ पे मिली ये कहाँ मुक्त होगी, जैसे पीछे पड़े एल्युमिनियम धातु कहाँ मुक्त होगी, याद रखिए एल्युमिनियम धातु आपका हमेशा धातु है ना, तो ये आपका कैथोड पर मुक्त होगा, कहाँ मुक्त होगा, ये कैथोड पर मुक्त होगा, और जो ऑक्सीजन गैस है ये कहाँ मुक्त होगी, तो ये आपका एनोड पर मुक्त होगी, एनोड पर। तो धातु का निष्कर्षण करते समय आप हमेशा ध्यान रखेंगे बात को कि जो भी धातुएं होती हैं, धातुएं कहाँ मुक्त होती हैं, हमेशा याद रखिएगा धातुएं कैथोड पर मुक्त होती हैं, और जो गैस होती है वो क्या होती है एनोड पर मुक्त होती है, ठीक। तो वैद्युत अपघटन का ये 2 उपयोग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दोनों उपयोग को आप कंप्लीट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे,
और कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण या फिर सोडियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आप खूब आराम से लिख सकते हैं कि द्रवित धातुओं के द्रवित क्लोराइड या ऑक्साइड से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वो अपघटित होकर धातु और गैस में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए गैस में दो चीज़ हो सकता है, अगर आप क्लोराइड लिए हैं तो क्लोरीन गैस निकलेगी, अगर आप ऑक्साइड लिए हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन गैस आपकी मुक्त होती है। यानी कि आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है कैसे होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विक विस्थापन अभिक्रिया भी देखेंगे, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक, तब तक आप इतना पढ़िए, इसका नोट्स नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।